नमस्कार दोस्तों। आज का इस वीडियो में मैं आप लोगों को इंग्लिश यानी अंग्रेजी बताने जा रहा हूँ, जो इंग्लिश का प्रथम वीडियो होगा। आज से मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको निम्न स्तर से हाई स्तर तक का इंग्लिश बताऊँगा। तो समय ज़्यादा ना लेते हुए दोस्तों मैं आपको इंग्लिश की ओर ले चलता हूँ। तो दोस्तों आप जैसा कि देख रहे हैं इंग्लिश का हिंदी होता है दोस्तों अंग्रेजी। इंग्लिश का हिंदी क्या होता है? अंग्रेजी। इंग्लिश का हिंदी होता है दोस्तों अंग्रेजी। तो इंग्लिश कहते हैं आखिर किसे, उसका डिफिनेशन क्या है, उसका परिभाषा क्या है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं दोस्तों। तो इंग्लिश का डिफिनेशन दोस्तों देखिए लिखा हुआ है, कहा गया है कि इंग्लिश इज ए वर्ड विच कंसिस्ट ऑफ 7 letters। which consists of 7 letters. Each letter has its own meaning. E stand for European, N for nationality, G for genius, L for language, I for international, S for systematic study, H for early speaking। अर्थात दोस्तों कह सकते हैं कि करा इंग्लिश इज ए वर्ड। देखिए पहला नंबर, इंग्लिश इज ए वर्ड। करा इंग्लिश एक शब्द है। क्या है? इंग्लिश एक शब्द है। विच कंसिस्ट ऑफ 7 letters, जो 7 अक्षरों के मेल से बना हुआ है। कितने अक्षरों के? 7 अक्षरों के मेल से बना हुआ है। ईच लेटर हैज इट्स ऑन मीनिंग। करा प्रत्येक अक्षर का अपना एक मतलब होता है। जैसे बताया कि दोस्तों ई स्टैंड फॉर यूरोपियन, यानी कहने का मतलब दोस्तों यूरोपियन या इंग्लैंड बोल सकते हैं। ये जो ई स्टैंड फॉर यूरोपियन, यानी इस यहाँ पर ई का मतलब निकल रहा है दोस्तों, या एक यूरोपीय भाषा है, या एक यूरोपियन भाषा है, या एक इंग्लैंड का भाषा है। ई स्टैंड फॉर यूरोपियन इसलिए कहा गया है। अगला है दोस्तों एन फॉर नेशनैलिटी, या एक राष्ट्रीय भाषा है दोस्तों, या एक ऐसा भाषा है राष्ट्रीय भाषा है। जैसे दोस्तों हम लोगों का राष्ट्रीय भाषा हिंदी है, या कहीं ना कहीं का जैसे इंग्लैंड का हो गया, यूरोपियन का होगा, या राष्ट्रीय भाषा वहाँ का इंग्लिश हुआ। तो एन फॉर नेशनैलिटी मतलब राष्ट्रीय, या एक राष्ट्रीय भाषा है दोस्तों। जी फॉर आपका आता है जीनियस। जी फॉर जीनियस क्यों कहा गया है दोस्तों, इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं दोस्तों। जी फॉर जीनियस इसलिए कहा गया है दोस्तों कि आज के डेट में आपको हिंदी कितना भी अच्छा क्यों ना आता हो, हिंदी आपको कितना ही क्यों ना अच्छा बोलना आता हो, लिखने आता हो, अगर इंग्लिश नहीं आता हो तो आपको कहीं ना कहीं बुद्धिजीवी नहीं समझा जाएगा, आपको तेज बच्चे की गिनती में नहीं आएगा। लेकिन दोस्तों अगर आपको हिंदी कुछ भी नहीं आता हो और इंग्लिश थोड़ा सा भी अगर बोलने आता हो तो आपको हिंदी के वाले की अपेक्षा इंग्लिश वाले को थोड़ा ज़्यादा तेज माना जाता है। ऐसा देखा जाता है गाँव में दोस्तों। तो जी फॉर जीनियस, यानी आपको जीनियस की उपाधि मिलता है। अगर इंग्लिश आपको मिलता है तो आपको जीनियस कहते हैं लोग, बुद्धिजीवी कहते हैं लोग, तेज कहते हैं लोग आपको। समझे दोस्तों? तो जी फॉर आपका जीनियस हो गया, यानी बुद्धिजीवी लोग। एल फॉर हो गया दोस्तों, एल फॉर लैंग्वेज यानी भाषा। कह रहा है दोस्तों जिस प्रकार हमारा राष्ट्रीय भाषा हिंदी है, या कहीं ना कहीं का क्या है, एक भाषा है। जैसे दोस्तों हम लोग देखते हैं कि आप अमेरिका चला जाइए, वहाँ इंग्लिश लोग बोलते हैं, इंग्लैंड चला जाइए, वहाँ इंग्लिश लोग बोलते हैं, यानी वहाँ का भाषा ही क्या है, आपका इंग्लिश हो गया। तो एल फॉर लैंग्वेज। फिर आगे आता है दोस्तों आई फॉर इंटरनेशनल। इसका मतलब हुआ दोस्तों यह एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। अब दुनिया में कहीं भी चला क्यों ना जाए, वहाँ आपको अगर इंग्लिश आपको आता है दोस्तों तो आप आसानी से आप खा कमा लेंगे दोस्तों। वहाँ पर अगर इंग्लिश आता है तो आसानी से खा कमा लेंगे, इसलिए कहा गया आई फॉर इंटरनेशनल, या एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। पूरा दुनिया में कहीं भी जाइएगा तो आपको इंग्लिश कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा। आपको हिंदी आता है दोस्तों तब इंग्लैंड चला जाइएगा तो हो सकता है भूखे मरना पड़े, लेकिन अगर इंग्लिश आता है दोस्तों तो आप दुनिया के कोई भी कोने में चले जाइए, आपको कहीं ना कहीं आपको काम मिल जाएगा, खाने के लिए 2 वक्त का रोटी भी मिल जाएगा। यहाँ तक दोस्तों अगर इंग्लिश नहीं आता होगा आपको तो भीख भी नहीं मिलेगा। अगर आप चल जाएंगे वैसा जगह, तो जैसे इंग्लैंड चला जाइएगा और वहाँ इंग्लिश नहीं आता हो तो भीख मांगने के लिए भी इंग्लिश में बोलना पड़ेगा। तो आप समझ गए होंगे दोस्तों, आई फॉर इंटरनेशनल, या एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। ठीक है दोस्तों, आगे कर रहा है दोस्तों यस फॉर सिस्टेमेटिक स्टडी। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? सिस्टेमेटिक स्टडी मतलब होता है दोस्तों क्रमबद्ध अध्ययन मतलब क्रमानुसार। जैसे आज आप पढ़े इंग्लिश, फिर कल नहीं पढ़े,
फिर परसों पढ़े तरसों नहीं पढ़े, तो ऐसे नहीं होगा। इंग्लिश है दोस्तों क्रमबद्ध अध्ययन, कहीं ना कहीं आपको सिस्टमेटिक स्टडी करना पड़ेगा। जैसे आपने जो भी बच्चे जो भी लोग हो इंग्लिश अगर पढ़ना चाहते हैं, तो आज उन्होंने 5 वर्ड या उनको दिया मिलना है, 5 वो मीनिंग उनको याद करने के लिए दिया गया है दोस्तों। और वो सोचेंगे ठीक है आज हम 5 की जगह पर 10 मीनिंग याद करते हैं, और कल ना याद करें तो पता चला परसों 5 की जगह फिर 10 मीनिंग को कहीं ना कहीं भूल गए होंगे। तो आपको इंग्लिश सीखने के लिए दोस्तों सबसे पहले यस फॉर सिस्टमेटिक स्टडी, आपको रेगुलर अभ्यास करना होगा, प्रत्येक दिन अभ्यास करना पड़ेगा। तो यस फॉर क्या हो गया? सिस्टमेटिक स्टडी। एच फॉर हो गया दोस्तों हर्ली स्पीकिंग। आखिर एच फॉर हर्ली स्पीकिंग क्यों कहा गया दोस्तों? इसका क्या अर्थ निकल रहा है? तो एच फॉर हर्ली स्पीकिंग इसलिए कहा गया दोस्तों कि अगर आप इंग्लिश जानते हैं तो आपको स्पीड में बोलना पड़ेगा। क्यों स्पीड में? अगर आप स्लो मोशन में बोलेंगे तो आपका मजाक बना देंगे, समझेंगे ना, मजाक बना देंगे, लगेगा इसको इंग्लिश आता ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों जैसे बोलेंगे आई एम ए बॉय, यार इतना देर में बोलेगा तो कोई बंदा कहेगा यार इसको इंग्लिश आता ही नहीं है। बोलिएगा आई एम ए बॉय, मैं एक लड़का हूँ, आई एम ए बॉय, हु आर यू, व्हाट्स योर नेम, इस टाइप से अगर बोलिएगा दोस्तों तो लगेगा उसको कि हाँ बंदा को इंग्लिश आता है। इसका मतलब हो गया दोस्तों एच फॉर हर्ली स्पीकिंग, यानी कहने का मतलब आपको स्पीड बोलना पड़ेगा। अगर इंग्लिश बोल रहे हैं तो आपको स्पीड बोलना पड़ेगा। तो आशा करता हूं दोस्तों ये पहला डिफिनेशन इंग्लिश का हम दिए थे वो समझ में आ गया होगा। इंग्लिश से एक डिफिनेशन और दिए हैं दोस्तों, इसको भी मैं समझा देना चाहता हूं आपको। कहा गया है दोस्तों इंग्लिश इज द, देखिएगा थोड़ा सा हाथ रखने पर क्या होता है ये धुंधला हो जाता है इसलिए हाथ नहीं रख पा रहे हैं। इंग्लिश इज द मिक्सचर ऑफ एवरी लैंग्वेज। इंग्लिश इज द मिक्सचर ऑफ एवरी लैंग्वेज। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? इंग्लिश इज द मिक्सचर ऑफ एवरी लैंग्वेज। इसका मतलब हुआ दोस्तों कह रहा है प्रत्येक भाषाओं के मिश्रण को हम इंग्लिश कहते हैं। क्या? प्रत्येक भाषाओं के मिश्रण को हम इंग्लिश कहते हैं। जैसे आपको एग्जांपल देते हैं दोस्तों, आप इसको हम समझाना चाहते हैं दोस्तों कि प्रत्येक भाषाओं के मिश्रण को कैसे इंग्लिश कहते हैं। जैसे देखिए दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है ग्रीक, यानी ग्रीक भाषा में बोला जाता है बेसिस, थेसिस, एक्सिस, जो कि हम लोग इंग्लिश में यूज करते हैं। फिर हिंदी भाषा में देखिए दोस्तों जंगल, जय हो, ये सब हिंदी भाषा है, लेकिन हम लोग इसको इंग्लिश में कहीं ना कहीं यूज करते हैं कि नहीं। फिर देखिए दोस्तों नाउन, पेंडुलम, जीनियस, फोकस, जिन्नी, ये जितने भी वर्ड देख रहे हैं दोस्तों ये लैटिन भाषा है, लेकिन हम लोग इंग्लिश में यूज करते हैं कि नहीं। सेम उसी प्रकार दोस्तों पश्चिमी यूरोपियन वर्ड ही जो है ब्रदर, फादर, मदर, सिस्टर, ये सब कहीं ना कहीं यूरोपियन वर्ड है, फिर भी हम लोग इसको इंग्लिश में यूज करते हैं ना। सेम उसी प्रकार देखिए इंडोनेशियन वर्ड हुआ टोमेटो, टोबैको, बम्बू, बमुनी निवास, ये सब सारा वर्ड क्या हुआ इंडोनेशियन वर्ड है, फिर भी हम लोग इंग्लिश में यूज करते हैं ना। इसका मतलब यही हुआ कि कहा गया है कि प्रत्येक भाषाओं के मिश्रण को हम इंग्लिश करते हैं, यानी इंग्लिश इज द मिक्सचर ऑफ एवरी लैंग्वेज। प्रत्येक भाषाओं के मिश्रण, तो देख रहे हैं दोस्तों आपको इंग्लिश में सारी भाषा आपको मिल जाएगा, यानी सभी भाषा का मिश्रण हुआ कि नहीं इंग्लिश। तो ये आपका डिफिनेशन संतुष्टि हो गया होगा दोस्तों। हमने 2 डिफिनेशन इंग्लिश का बताया, कहीं ना कहीं आप उससे संतुष्ट हो गए होंगे, समझे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब इंग्लिश से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आखिर हम लोगों को इंग्लिश इतना कड़ा क्यों लगता है? आखिर इंग्लिश हम लोगों को नहीं समझ में आने का क्या कारण है, जबकि इंग्लिश बहुत आसान है दोस्तों। आज की डेट में अगर आपको छत पे चढ़ना हो, यानी रूफ यानी छत पे चढ़ना हो, तो छत पे चढ़ने के लिए आपको कहीं मिनिमम कम से कम 10 से 12 सीढ़ियाँ चढ़ना पड़ता है, जबकि इंग्लिश सीखने के लिए मात्र दोस्तों 3 सीढ़ी की व्यवस्था, केवल 3 सीढ़ी, 3 स्टेप में आप इंग्लिश सीख सकते हैं, जबकि आपको 10 to 12 स्टेप में आप छत पर चढ़ना हो। अब बता रहे हैं दोस्तों कि कैसे 10 स्टेप 2 3 स्टेप में आप इंग्लिश सीख सकते हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों मान लीजिए ये नदी बह रहा है, ठीक है दोस्तों, ये नदी है, तो नदी है दोस्तों, तो इसको पार करने के लिए हमें ये रहा आपका नदी है, समझिए नदी है, तो इसको पार करने के लिए है वो क्या बनाना पड़ेगा, एक पुल बना देते हैं। तो पुल बना देते हैं दोस्तों, तो इसमें पाया तो रहेगा ही ना, बिना पाया का पुल कैसे होगा। अरे एक हावड़ा ब्रिज भी तो उसमें भी 2 पाया है, जैसे आपकी जो कलकत्ता में हावड़ा ब्रिज है उसमें भी 2 पाया है, तो हमने इसमें 3 पाया दिया है। इस पुल को पार करने के लिए हमने 3 पाया दिया है दोस्तों। एक आपका पाया रूपी जो हो गया एक अल्फाबेट लेटर, दूसरा पाया रूपी आपका क्या हो गया वर्ड यानी शब्द, और तीसरा पाया हो गया दोस्तों सेंटेंस यानी वाक्य। तो 3 पाया के माध्यम से हम लोग दोस्तों कहीं ना कहीं इंग्लिश सीखेंगे दोस्तों। तो सबसे दोस्तों अगर आपको कुछ भी नहीं आता है, अरे कुछ भी नहीं, ABCD तो आता ही होगा दोस्तों, ABCD यानी लेटर अल्फाबेट, ये तो आता ही होगा, हर एक बंदा को आता है। तो अल्फाबेट के बारे में जानकारी करते हैं दोस्तों। तो आप अल्फाबेट जानते हैं दोस्तों कि अल्फाबेट कितने होते हैं, तो अल्फाबेट 26 होते हैं, 26 होते हैं, ठीक है दोस्तों। तो अल्फाबेट 26 होते हैं।
उसके बाद हम अलग अलग अल्फ़ाबेट के बाद चलेंगे वर्ड पर, वर्ड से चलेंगे सेंटेंस। इसका डिफिनेशन भी हमने दे दिया है दोस्तों, थोड़ा सा गौर से देखिएगा। कहा गया लेटर, ये लेटर, लेटर यानी अक्षर। कहा गया लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ वर्ड्स। कहा गया लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ वर्ड्स। इसका मतलब है दोस्तों, जो शब्द का एक जो सबसे छोटा इकाई होता है दोस्तों, वह लेटर कहा जाता है। कहा गया लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ वर्ड्स। शब्द का छोटा इकाई क्या कहलाता है? लेटर, ठीक ना। जैसे दोस्तों डॉग, अब लेते हैं एग्जाम्पल में लिए हैं हम लोग दोस्तों डॉग। तो डॉग जो लिए हैं डॉग, ये आपका DOG, अगर इसको छोटे छोटे भागों में बांटा जाए तो क्या बात है? एगो डी अलग कर देंगे, ओ अलग कर देंगे जी, इससे छोटा तो नहीं होगा। तो DOG जो अलग अलग वर्ड हुआ, ये आपका क्या हो गया? लेटर कहलाएगा दोस्तों। सेम उसी प्रकार दोस्तों हमने दूसरा वर्ड लिया ट्री। तो ट्री जो है ये लेटर नहीं है, लेकिन इसको जब तोड़ेंगे अलग अलग छोटा छोटा भाग इसको बांधेंगे, इन टी अलग, आर अलग, ई जो है अलग अलग करेंगे, तो इससे छोटा तो होगा नहीं दोस्तों, इससे कहीं ना कहीं छोटा होगा नहीं। तो ये आपका क्या हो गया? लेटर हुआ, ठीक है ना दोस्तों। तो कहा गया लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ वर्ड्स, मतलब शब्दों की जो सबसे छोटी इकाई होगा वह लेटर कहलाएगा, ठीक है दोस्तों। लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ वर्ड। एक परिभाषा और लेटर का दी है दोस्तों, इसको भी समझने की कोशिश कीजिएगा। लेटर इज ए सैम्बल ऑफ साउंड। कहा गया लेटर इज अ सैम्बल ऑफ साउंड। कोई भी आवाज के लिए, यहाँ कहा गया लेटर यानी अक्षर दोस्तों, असैम्बल मतलब चिन्ह, साउंड मतलब आवाज। कोई भी हम आवाज निकालते हैं तो उसको चिन्हित करने के लिए हम लेटर का प्रयोग करते हैं, यानी अक्षर का प्रयोग करते हैं दोस्तों। लेटर इज ए सैम्बल ऑफ साउंड। लेटर इज अ सैम्बल ऑफ साउंड, यानी कोई भी अक्षर को प्रयोग में लाने के लिए, उसको बोलने के लिए, आवाज निकालने के लिए, कोई भी आवाज निकालते हैं तो उसका चिन्हित करने के लिए हम उसको लेटर का यूज करते हैं। जैसे दोस्तों हमने बोला क, तो का के लिए इसको सिंबल बोले कि नहीं? एक लेटर का, शब्द का, एक अक्षर का यूज किए कि नहीं? उसके बाद कैसे का हुआ, तो का के लिए हम लोग इंग्लिश में इसको यूज किए और हिंदी में इसको यूज किए। फिर हमने बोला माँ बोले तो माँ आवाज जैसे ही निकला तो इसको चिन्हित करेंगे ना कि माँ भाई ऐसे होता है और इंग्लिश में ऐसे होता है, इसको चिन्हित किए ना, यानी ये क्या कहलाया? लेटर। जैसे हमने कलम लिखा तो कलम लिखा KALM, तो का के लिए के यहाँ ये दिए, क्योंकि का जो होता है दोस्तों आगे हम बताएंगे इसमें, तो आपको जब हम ट्रांसलेशन बनाना सीखेंगे तो इस पर अच्छा से इसके बारे में भी चर्चा करेंगे कि छोटी छोटी बातों को आपको बताया जाएगा इस वीडियो के माध्यम से। तो KA लिखें, ये तो KALAM, तो कलम। तो हर एक लेटर के लिए यहाँ पर आया है दोस्तों, का के लिए के आया है, ला के लिए यल आया है और माँ के लिए ए आया है। और ये ए जो देख रहे हैं दोस्तों, कहीं ना कहीं क्या होता है ना, का जो कहीं ना कहीं बना है कि का जोड़ आ तब बनता है का, इसलिए ए बनता है दोस्तों। इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। तो खैर दोस्तों, इसमें केवल लेटर के बारे में जानिए कि लेटर इज ए सैम्बल ऑफ साउंड, यानी कोई भी आवाज को जब हम बोलते हैं तो निकलता है, उसको चिन्हित करने के लिए हम लेटर यानी अक्षर का योग करते हैं। जैसे हमने बोला क, तो का को चिन्हित कैसे करेंगे? तो इस टाइप से करेंगे दोस्तों, ई का हो गया। फिर तुम्हारा हमने बोला के, तो के के लिए देखिए इसको चिन्हित करेंगे कि हाँ भाई के से नहीं का, इंग्लिश में चिन्हित करेंगे इससे और हिंदी में करेंगे तो इससे। आगे दोस्तों, तो लेटर आपको समझ में आ गया होगा कि लेटर किसे कहते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये पहला सीढ़ी हमको आपने चढ़ गया, इन लेटर के बारे में जान गया। तो पहला आपने पॉल जो खंबा है इसको पार कर गया, दूसरा खंबा पर पास करेंगे, यानी वर्ड के आगे, वर्ड के और चलते हैं। तो वर्ड को हिंदी में बोलते हैं दोस्तों शब्द। क्या बोलते हैं? शब्द। तो शब्द कहते हैं किसे, यानी वर्ड कहते हैं किसे दोस्तों? तो कहा गया यहाँ पर देखिए एकदम ठेठ में लिख दिए हैं, ए ग्रुप ऑफ लेटर्स या अल्फाबेट, ए ग्रुप ऑफ लेटर्स या अल्फाबेट विच मेक्स ए कंप्लीट सेंस, इज कॉल्ड ए वर्ड। ए ग्रुप ऑफ लेटर्स या अल्फाबेट्स विच मेक्स ए कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड ए वर्ड। इसका मतलब समझिएगा दोस्तों, करा ए ग्रुप ऑफ लेटर्स मतलब अक्षरों का वैसा समूह, ए ग्रुप ऑफ लेटर्स अक्षरों का वैसा समूह, विच मेक्स ए कंप्लीट सेंस, मतलब जो पूरा पूरी एक अर्थ देता हो, विच मेक्स ए कंप्लीट सेंस, जो एक पूरा पूरी अर्थ देता हो। क्या दोस्तों? जो एक पूरा पूरी अर्थ देता हो, इज कॉल्ड ए वर्ड। करा है अक्षरों का वैसा समूह जो जिससे पूरा पूरी एक अर्थ निकलता हो, वह क्या कहलाएगा दोस्तों? वह वर्ड कहलाएगा। अब एग्जाम्पल की ओर चलते हैं दोस्तों। जैसे हमने एग्जाम्पल में लिया PEN,
तो पेन, PEN पेन। तो पेन का देखते पेन मतलब होता है दोस्तों कलम, यानी इसका पूरा पूरी अक्षरों का समूह हुआ। PEN 3 अक्षर से बना पेन दोस्तों। तो PEN पेन एक क्या है, अक्षरों का समूह है पेन, जिसका पूरा पूरी अर्थ निकलता है, तो यह एक वर्ड होगा। लेकिन यहाँ दोस्तों हमने लिया EPN, इसका कोई अक्षरों का समूह तो ये भी है, अक्षरों का समूह ये भी है, 3 अक्षर से ये भी बना है, लेकिन कहीं ना कहीं इसका कोई भी अर्थ नहीं निकलता, तो यह एक वर्ड नहीं होगा। ठीक ना दोस्तों। फिर हमने लिया NEP, इसका भी कोई अर्थ नहीं निकलता, इसलिए ये भी वर्ड नहीं हो गया। सेम इसका BOKO, इसका कोई अर्थ नहीं निकलता है दोस्तों, तो ये वर्ड नहीं होगा। BBKOO, इसका भी कोई अर्थ नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि इसका भी कहीं ना कहीं कोई अर्थ नहीं निकलता, ये भी वर्ड नहीं होगा दोस्तों। आगे दोस्तों BOOK बुक, BOOK बुक, तो बुक मतलब होता है किताब, इसका अर्थ निकलता है दोस्तों, इसलिए बुक कुछ मतलब किताब, या एक क्या होगा, वर्ड होगा। क्योंकि हमने आपको पहले ही बता दिया था कि अक्षरों का वैसा समूह जिससे पूरा पूरी अर्थ निकलता हो वह क्या कहलाएगा, वर्ड कहलाएगा। सेम इसी पर बॉय ले लीजिए, तो बॉय भी आपका क्या हो गया, कहीं ना कहीं वर्ड होगा, क्योंकि बॉय मतलब लड़का, BO बॉय 3 अक्षर से बना है, तो बॉय क्या हो गया, एक वर्ड है। लेकिन OBY ये वर्ड नहीं है, BOB यह भी समूह तो है ही है, बट वर्ड नहीं है, समूह तो है लेकिन ये एक वर्ड नहीं है। फिर FN फैन, फैन मीन्स पंखा, ये भी एक वर्ड है, लेकिन इसका भी समूह है FN, लेकिन इसका अर्थ नहीं निकलता है। ये भी समूह है लेकिन इसका अर्थ नहीं निकलता है, इसलिए यह क्या है दोस्तों, कहीं ना कहीं यह वर्ड तो है लेकिन यह वर्ड नहीं होगा, समूह तो है लेकिन वर्ड नहीं होगा। आगे है जो दोस्तों जो तीसरा पड़ाव है आपका सेंटेंस, यानी पहला पार हो गए हैं, दूसरा हो वर्ड और तीसरा आपका सेंटेंस, जो जहां पर हमको जाना है। ठीक है दोस्तों। सब सेंटेंस को कहीं ना कहीं हिंदी में वाक्य बोलते हैं। सेंटेंस को क्या बोलते हैं हिंदी में, वाक्य। तो वाक्य कहते हैं किसे दोस्तों, वाक्य कहते हैं किसे, तो कहा गया है ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स ए कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड ए वर्ड। सेम उसी प्रकार दोस्तों, जैसे यहाँ पर अक्षरों का समूह से बनता था आपका वर्ड, यहाँ पर होगा ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों के समूह। ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स कराए शब्दों का वैसा समूह, विच मेक्स ए कंप्लीट सेंस, विच मेक्स ए कंप्लीट सेंस, जो पूरा पूरी अर्थ निकलता हो, जिससे पूरा पूरी एक अर्थ निकलता हो, इज कॉल्ड ए सेंटेंस। वह एक वाक्य कहलाता है दोस्तों। वह क्या कहलाता है, वाक्य कहलाता है। जैसे दोस्तों हम यहाँ पर हिंदी क्या होगा इसका, कि शब्दों का वैसा समूह जिससे पूरा पूरी अर्थ निकलता हो, वह क्या कहलाएगा, वाक्य कहलाएगा। वह क्या कहलाएगा, वाक्य कहलाएगा। ठीक है दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल की ओर। जैसे हमने बोला दोस्तों दिस ए बॉय इज, ये क्या है, कहीं ना कहीं वर्ड का समूह है। दिस एक वर्ड है, वर्ड का एक समूह बना दिए दोस्तों। अब इसके देखिए, दिस मैंने या दे दिए, ए मैंने एक दे दिए, बॉय मैंने लड़का दे दिए, इज मैंने है, तो या एक लड़का है, हिंदी में तो दिख रहा है कि या एक लड़का है, लेकिन बताइए दोस्तों दिस ए बॉय इज, इसका पूरा पूरी अर्थ निकलता है। दिस ए बॉय इज मतलब कोई ये वर्ड जो वर्ड शब्दों का समूह है, इससे कोई पूरा पूरी अर्थ निकल